नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की। और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर एक रिपोर्ट आई है जो महाराष्ट्र में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते दायरे के बारे में बता रही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ऐसी ही रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लेकर भी आई थी। यानी ब्रेस्ट कैंसर भारत में बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं। एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि हमारे शो का मतलब किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना है। आंकड़े हो सकता है आपको डरा रहे हों, लेकिन ये आंकड़े हैं, ये सच्चाई है, ये इस वक्त की हकीकत है। लेकिन ये एक अलार्म भी है कि हमें थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है ब्रेस्ट कैंसर के मामलों को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसमें अगर वक्त रहते स्क्रीनिंग हो जाती है तो जिंदगियां बच सकती हैं, बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है और आप बेहतरी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि चाहे शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण इलाके हों, ये ब्रेस्ट कैंसर कहीं पे भी लोगों को बख्श नहीं रहा है। जरा मैं कुछ आंकड़ों से आपका परिचय कराता हूं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। ब्रेस्ट कैंसर से पिछले एक साल में 11,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यही नहीं, पिछले 10 सालों में यानी एक दशक में देखें तो 73,000 से ज्यादा मौतें अकेले ब्रेस्ट कैंसर से हुई हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ का भी कमोबेश यही हाल है। महाराष्ट्र की जो ताजा रिपोर्ट है वो बताती है कि हर 1.5 घंटे में ब्रेस्ट कैंसर से एक महिला की जान जा रही है। यही नहीं, पिछले 10 सालों में यहां पर भी 65,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यूपी में जहां 73,000 से ज्यादा मौतें, तो महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में 65,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर हेल्थ इंफ्रा, बाकी सहूलियतें बेहतर हैं, लोग जागरूक भी हैं, तब ये आलम है और इसलिए ये चिंता का विषय है। तो ये आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स की शक्ल में भी बराबर बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इस चर्चा की हम शुरुआत करें, हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान फिलहाल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अंशुमान सोशल मीडिया पर भी लगातार एक जागरूकता फैलाते रहे हैं और बहुत बहुत ठोस बातें रखते हैं और लगातार बहुत स्पष्ट तरीके से चीजें रखते हैं बिना लाग लपेट के। हमारे साथ डॉक्टर प्राची सरीन सेठी भी जुड़ रही हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनिक डिपार्टमेंट से, मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर प्राची, आपका भी बहुत बहुत वेलकम, अच्छा लग रहा है इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए। डॉक्टर प्राची, आपके पास आएंगे। मैंने हाँ जी, जैसे कहा कि हम किसी तरह से पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन आंकड़े अलार्मिंग हैं। ऐसे आंकड़े उन राज्यों से आ रहे हैं जहां हेल्थ इंफ्रा बेहतर है, जहां ये मान के हम चल रहे हैं कि लोग अपने हेल्थ के लिए ज्यादा जागरूक हैं या जहां पर इस बारे में अवेयरनेस ज्यादा है। लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 19-20 का ही अंतर है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में। क्या हो रहा है कैंसर को लेकर जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां पनप रही हैं? देखिए प्रशांत, आजकल जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हम कहते हैं कि किसी को कैंसर होने की संभावना रहती है, वो रिस्क फैक्टर्स थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा सकती है। आप देखते हैं कि आजकल एक तो लेट मैरिजेस होती हैं, लेट बेबीज होते हैं, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा ऑन राइज है। तो अर्ली अगर यही चीज थोड़ा टाइम पर करी जाए तो हमारे एक तो ब्रेस्ट कैंसर का जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ऑल्सो एज के साथ साथ देखा जाता है कि कैंसर का बनने का प्रभाव बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल में कुछ
ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे खाना पीना हो गया। बिल्कुल ही अपनी डाइट आप हेल्दी कर लीजिए। बाहर की चीजें, कोई भी ऐसी चीजें जो अडल्ट्रेटेड हैं। आजकल आप देखिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इतना यूज होता है कि हम नहीं कह सकते कि जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं कितना ऑर्गेनिक है। ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हमें ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाने में। एक्सरसाइज एक और ऐसा फैक्टर है जो आजकल लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि एक्सरसाइज का एक रोल पीछे हो गया है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छा नहीं होता तो अगेन कैंसर और बहुत और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और देखा गया है कि जो ये डिक्रीज एक्सरसाइज और ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहा है, वो एक ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को शरीर में बढ़ाता है, जो अगेन ब्रेस्ट कैंसर करने की संभावना रखता है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली हम ब्रेस्ट कैंसर से टाइमली बच सकते हैं। हम उस चीज का थोड़ा ध्यान अगर रखना शुरू करें तो हम अपने को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। ऑल्सो आप देखते हैं कि आजकल फीमेल्स ये हॉर्मोन्स बहुत लेती हैं, कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज चल रही हैं, एक मीनोपॉज पे आने पे लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। बीच में भी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, पीरियड की इरेगुलरिटी, हॉर्मोन्स वगैरह का लेना बहुत बढ़ गया है। ये भी एक रीजन है जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में हो सकता है। तो अगर इन छोटी चीजों का हम अवॉइड करें तो हम जरूर यस अपने को इससे थोड़ा बचा के रख सकते हैं। तो आप अगर अपने डाइट को सुधार लें, आप अगर अपना एक्सरसाइज का रूटीन अच्छा रखें, अगर आप अननेसेसरी हॉर्मोन्स, रेडिएशन थेरेपी से दूर रहें, तो अगेन आप अपने को ब्रेस्ट कैंसर से थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा अपने को दूर लेके जाते हैं। और रेगुलर चेकअप्स भी आजकल, अगेन बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू गो टू द हॉस्पिटल, उनको लगता है जाएंगे तो 10 और चीजें पता लग जाएंगी। अहम बात आपने कही है डॉक्टर प्राची, और शायद ये इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और आपसे मैं सवाल करूं उससे पहले मैं वाकई आपकी तारीफ़ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर आपको बहुत करीब से देखता हूं, और आप कैंसर ही नहीं, लोगों की बिगड़ती लाइफस्टाइल और बाकी चिंताओं को लेकर बहुत मुखर रहे हैं, और बहुत स्पष्ट तरीके से बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। चाहे आप किसी पैनल में हो या किसी डिबेट में हो, किसी भी स्तर पे आपकी कोशिश यही होती है कि लोग किसी भी मामले को हल्का मत लें। हमें बताइए डॉक्टर अंशुमान धन्यवाद दीपक भाई। कि मुश्किल क्या है, क्या समस्याएं हैं, क्या वाकई महिलाओं की एक जो आमतौर पे अपनी बीमारियों को छुपाने की, या परिवार में हमेशा अपने आप को सबसे आखिर में प्राथमिकता में लाने की ये सोच इसके प्रति जिम्मेदार है, या वाकई सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस, बिगड़ती लाइफस्टाइल ये है? दीपक भाई, यहाँ शुरुआत करते हैं कि अगर यही समस्या है कि महिलाएं अपनी सारी चीजें छुपा रही हैं, तो एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की बात ज्यादा होती। और जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तुलना आप कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की औरतें कामकाजी हैं, ज्यादा अग्रसर हैं, वो अपने बीमारी को छुपाने में कभी भी विश्वास नहीं करेंगी। तो एडवांस स्टेज कैंसर डिटेक्शन में तो जरूर इसका छुपाने का रोल हो सकता है, लेकिन अर्ली स्टेज या टोटल नंबर ऑफ कैंसर केसेज में इसका रोल नहीं होगा। अब महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के आंकड़े की तुलना आप कर लें। लाइफस्टाइल, नाइट लाइफस्टाइल महाराष्ट्र का ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। नाइट लाइफस्टाइल से मतलब एक नर्सिस स्टडी हुई यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें देखा गया जो लोग रात को जगते हैं और दिन को सोते हैं, उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा हुआ। पहला, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में मतलब घर की रोटी नहीं, ब्रेड। बड़ा पाव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। पाम ऑयल में फ्राई होते हुए बड़े कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, कॉमन है। वहां पे फास्ट फूड का कल्चर ज्यादा कॉमन है रादर देन की जो घर के खाने होते हैं, जिसमें कहते हैं होल फूड। होल फूड की काफी कमी है। इन चीजों को अगर मिलाते जाएं तो एडवांस स्टेज कैंसर जरूर उत्तर प्रदेश में ज्यादा कॉमन होगा। अर्ली स्टेज या टोटल नंबर ऑफ कैंसर केसेज महाराष्ट्र में ज्यादा कॉमन होगा। ये अंतर है, इसको हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है, और शायद ज़्यादातर जो हमारी बीमारियां हैं
चाहे वो जानलेवा बीमारियां हों, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ हों, ये सभी हमारे खान पान और हमारी एक्टिविटी पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं। और मैं भी हैरान था जब इनके कारणों को देख रहा था, तो ये कारण वाकई हमारी लापरवाही की वजह से ज़्यादा नज़र आते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर सेवंती लिमये हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सेवंती, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इन आंकड़ों से गुजर रही होंगी। हमें बताइए कि आप लोग जो रोज़मर्रा के पेशेंट्स देख रहे हैं, क्या वो कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगी, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहेंगी कि सबसे ज़्यादा केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें किन फैक्टर्स का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में इंक्लूड करने के लिए। और मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने में, और इसमें अपने आप को समर्थन करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि विमेन में आज भी भारतवर्ष में ज़्यादा करके कमी है कैंसर अवेयरनेस की। गांठ कैंसर है ये समझना, और उसको जल्दी से लेके डॉक्टर को जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। जल्दी दिखाएंगे, जल्दी ट्रीटमेंट होगा तो ठीक हो जाएंगे पूरी तरह। इस अवेयरनेस का भी लैक है। और उससे क्या होता है, ज़्यादा करके हम केसेस, बहुत सारे केसेस देखते हैं जहाँ पे कि एडवांस डिजीज होता है। तो एक हो गया आपको लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कैंसर अवेयरनेस, जिससे कि डिलेज होते हैं। दूसरा, fear and stigma. So many patients come to us saying, don't say the C word. कैंसर पूरी तरह बोलना भी नहीं चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है ग्लोबली, पर भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा आज भी ये पूरी तरह मिट नहीं पाया, या एक्चुअली ऑपोजिट बोलना चाहिए कि पूरी तरह विराजमान है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन people who are non-educated and people who are educated. Likewise, across the social strata, we have this stigma very, very predominantly existent. और इससे होता ये है कि अगर किसी को समझ में भी आए कि गांठ है और ये कैंसर हो सकता है, तो वो जाना नहीं चाहते हैं दिखाने के लिए। अच्छे सेंटर्स को नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स को नहीं जाते हैं, बताते नहीं अपने फैमिली के अंदर भी। तो इससे एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस हो जाती है। चीज़ जो 6 महीने पहले पकड़ में आनी थी वो 6 महीने बाद पकड़ में आती है, सब जगह फैली हुई मिलती है। उससे ट्रीटमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, सर्वाइवल लिमिटेड होता है, और चीज़ों पे खर्च बहुत ज़्यादा होता है। ना सिर्फ आर्थिक खर्च, बट every kind of expense, health expense, time expense, your energy expense, and emotional expenditure, your monetary expenditure. So cancer awareness equates early diagnosis, equates longer survival, equates better life, equates less money spent on treating cancer. So I think that is most critical. Lastly, I've said this over and over, and I think this is one of the realities of India. It's in a way, a good reality that there is an epidemiological transition happening. What is that? It is just that chronic diseases are becoming more of a reality, क्योंकि deaths from infectious diseases are going down. तो जो पहले कॉलेरा, प्लेग, HIV से इतने हाई नंबर ऑफ डेथ्स होते थे, उन पे ट्यूबरक्यूलोसिस, उन सब पे आज कुछ कंट्रोल आया है, क्योंकि भारतवर्ष में काफ़ी अच्छा इन्फेक्शन का कंट्रोल हुआ, और इससे लोग ज़्यादा जी रहे हैं, और क्रॉनिक डिजीजेस रियलिटी बन रही हैं। तो डायबिटीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं, अदर क्रॉनिक डिजीजेस लाइक लिवर डिजीज़, उनके रेट्स बढ़ रहे हैं। उसी तरह से कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ एजिंग, उसका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि people are living longer to then become of that age where cancer is a common finding. तो बहुत सारे कारणों से बिल्कुल अहम बात आपने कही डॉक्टर सेवंती। और जो सबसे अहम बात मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूं कि आपने सुना डॉक्टर सेवंती को, कितने पहलुओं पर यह आपको डैमेज करता है अगर आपने लापरवाही की। आप एक जो सोच है कि
कैंसर कैसे हो सकता है, पहले तो इससे ही आपको निकलना होगा। आपको इस धारणा से निकलना होगा कि कैंसर हो सकता है। इस चीज से ये मान के चलिए कि बाकी बीमारियां जिस तरह से हैं, डायबिटीज और बाकी दिक्कतें, उसी तरह कैंसर है। तो पहले तो ये कि कैंसर कैसे हो सकता है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, ये इस चीज से आपको थोड़ा सा आगे जाना होगा और उस लिहाज से अपने आप को कहीं ना कहीं आगे ले जाकर, इस लापरवाही से जब आप आगे निकलेंगे तब इसका क्योर होगा, क्योंकि इसका क्योर आसान है। डॉक्टर प्राची, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चूंकि आपने जिस बात का जिक्र किया, एज फैक्टर, इसके अलावा देरी से शादी, देरी से बच्चे, मैं इसमें दो आपके सामने केसेस रख रहा हूँ। एक केस कि डिलीवरी के बाद किस तरह के किन चीज़ों का ध्यान रखना है या कैसे खतरे आते हैं। दूसरा, कई बार मिसकैरेजेस या कई बार लेट बच्चे की भी बात सामने आती है। शायद वो मिसकैरेजेस से हो जाए या किसी और पहलू से हो जाए। वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह के आप वहाँ पर ट्रेंड्स देखती हैं? तो प्रशांत, जैसे आपने बात किया कि विद एज जैसे मैरिजेस लेट हो रही हैं एंड फीमेल का एज बढ़ गया है, तो क्या होता है कि जो क्वालिटी, हमारा जो एग का क्वालिटी होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। बॉडी में बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं। आप आजकल देखते हैं आईवीएफ वगैरह भी बहुत कॉमन है। फीमेल्स को बहुत हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दो इट इज गुड दैट शी एटलीस्ट गेट्स अ बेबी, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो देखिए रहते ही हैं। तो ऑल दोज थिंग्स प्लस एज प्लस द हॉर्मोन्स विच शी इज टेकिंग प्लस जैसे कुछ लोग बच्चा करने के बाद लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पहले जमाने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहता था, आजकल लोग बिकॉज फीमेल्स वर्किंग होती हैं, बहुत जल्दी अपने काम पे चले जाती हैं, तो पीछे से अब ध्यान भी कैसे रखा जाए, तो पीपल डोंट गेट इनटू दिस ब्रेस्ट फीडिंग ऐप एंड फॉर्मूला फीड्स, फॉर्मूला मिल्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो अगेन एक रिस्क फैक्टर है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और हमारे लिटरेचर में हमने देखा है कि अगर फीमेल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहती है तो शी इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय वेरियस कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। सो जहाँ तक आप बात करते हैं कि जब डिलीवरी हो गई है, तो ये तो मेरा सबको ही एक रिक्वेस्ट रहेगा दैट फॉर एवरी फीमेल दे शुड बी एटलीस्ट अंडरगोइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months ऑफ एज, जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता। और अगर आप वर्किंग हैं और आपको लगता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क उसको डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे, तो आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आजकल बहुत हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करने के लिए पंप्स अवेलेबल हैं, मैनुअल भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है। तो अपने हिसाब से आपको जो सूट करता है आप वो पंप लीजिए और ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके जाइए, ताकि जब आप भी काम पे जाती हैं तो आपके पीछे से मदर या मदर इन लॉ या हाउस हेल्प जो भी है वो आपके बेबी का ध्यान रख सकें और बेनिफिट आपके बच्चे को भी बिल्कुल मिले। अहम और बात आपने कही है। और शायद हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी, अगर हम किसी स्टेज में हैं, हम प्रेगनेंसी में हैं, हम हमारे ज़िंदगी में एक बच्चा आ रहा है, तो शायद हमें अपनी प्राथमिकताओं में भी उन चीज़ों का बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होंगी, कुछ चीज़ों को आपको उस प्रायोरिटीज़ को ना बहुत बेहतर तरीके से आगे ले जाना होगा, जिस हिसाब से आप इन खतरों से भी बच सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकती हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और ये मैं एक बहुत अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। अस्पतालों में जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं या जो स्क्रीनिंग है, वो बाकी डिपार्टमेंट की तुलना में बहुत स्पेसिफिक है, और मैं ये देखता हूं कि शायद स्क्रीनिंग में भी इस वजह से बहुत समय लग जाता है। कई बार हम देखते हैं कि उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी जो मैन पावर चाहिए, जो स्टाफ चाहिए या जो इंफ्रा चाहिए, वो बाकी डिपार्टमेंट जो है उनके मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। क्या ये समस्या है? मैं इस पे आपकी राय जानना चाहता हूं। बिल्कुल, आपने इसको कहते हैं हिट द बुल्स आई। अभी भी कैंसर डिपार्टमेंट या कैंसर विभाग पूरे भारत का अविकसित है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन, प्राइवेट अस्पताल महंगे पड़े हैं, लोग दुविधा में हैं, जाएं कहां। स्क्रीनिंग से पहले की बात, वेलनेस सेंटर कहां पे है? वेलनेस सेंटर कहते हैं कि कोई बीमार नहीं है, कोई स्वस्थ व्यक्ति का अस्पताल जाए
कहे कि मैं और कैसे स्वस्थ रहूं, मुझे ब्रेस्ट कैंसर ना हो, इसके लिए कौन से विभाग में जाना है। तो ये कहां पे है, स्वास्थ्य कहां पे है, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग नहीं है तो हेल्थ केयर क्यों कहते हैं, फिर इसका नाम सिक केयर होना चाहिए। हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्यों कहते हैं, इसका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सिक, क्योंकि वहां पे सारा डिजीज का नाम है। वेलनेस प्रोग्राम नहीं है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है जहां लोग जाएं बिना क्यू के निकले हो जाए, या कैंसर की डायग्नोसिस हो गई तो कैंसर की जांच फटाफट से हो जाए। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टूल इतने फास्ट हो गए, क्यूइंग सिस्टम मतलब आपको लाइन में कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, इतना फास्ट हो गया, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है। उसका कारण क्या है, कैंसर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। जिसको मर्जी आए, जिस डिपार्टमेंट को मर्जी आए कैंसर का इलाज करने लगता है, तो लोगों को लगता है कैंसर डिपार्टमेंट की अलग जरूरत कहां है, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर एक ऑर्गेनाइज कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट व्यवस्था एक छत के नीचे होनी चाहिए, जहां व्यक्ति वेलनेस से लेके, प्रिवेंशन से लेके, स्क्रीनिंग से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, और अनफॉर्चुनेट अगर स्टेज 4 हो जाए, पैलिएशन से लेके एक जगह हो जाए। ये बिल्कुल होना चाहिए और जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। एक थोड़ा सा समय है और डॉक्टर सेवंती मैं आपके पास आना चाहूंगा। फटाफट से बता दीजिए कि आपको अपनी जांच के लिए क्या करना है, किन किन पहलुओं से गुजरना है। फटाफट से, समय कम है मेरे पास। तो प्रशांत जी, सबसे पहले दो में से एक मेन और 3 में से एक वुमेन इन देयर लाइफ टाइम विल गेट कैंसर। 3/4 पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड इन एडवांस स्टेजेस। स्क्रीनिंग अहम है। आप अर्ली स्टेज डायग्नोज होंगे तो जल्दी क्योर होंगे और ज्यादा जिएंगे। क्या क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग आज पता है, ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राम करना चाहिए, सर्विक्स कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मीयर करना चाहिए, कोलन कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी या स्टूल टेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी किए जाने चाहिए, जिससे कि कैंसर को अर्ली वार्निंग दिया जा सके। सबसे बड़ी बात, वार्निंग साइन को फॉलो नहीं कर रहे हम। 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने लोग लेके बैठ जा रहे हैं, वार्निंग साइंस को लेके नहीं जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास। और सबसे ज्यादा सहमति डॉक्टर प्राची, डॉक्टर अंशुमन ने जो अभी कहा, हम ऑर्गेनाइज नहीं है अपने अप्रोच में। कैंसर किसी और को होता है, हमारे को नहीं होता। लेकिन इसीलिए मैंने अपना ये करंट पार्ट स्टार्ट किया स्टैटिस्टिक्स से। 1 in 2 men and 1 in 3 men will be diagnosed with cancer in their lifetime. बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही और मेरे ख्याल से निचोड़ यही है कि हमें जागरूक रहना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और बदतर होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे शरीर की हमारे प्रति है। इसलिए कैंसर को एक हवा ना बनने दें, इसको किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसे एक बीमारी की तरह लें कि अगर बीमारी है तो उसका सही वक्त पे पहचान और इलाज आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर सेवंती, डॉक्टर प्राची, बहुत अच्छी चर्चा रही। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस शो के जरिए भी हम जागरूकता फैला पाएं। बहरहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।